राजा और चोर की कहानी। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि कहीं भी पकड़ा नहीं जाता था। लोगों का ख्याल था कि अगर इसने किसी की आंखों से सुरमा भी चुरा लिया तो किसी को नजर तक नहीं आएगा। अब वो गांव में चोरी करते करते बोर होने लगा। वो दूसरे चोरों के दरमियान मशहूर होना चाहता था। इसने सोचा क्यों न दारुल हुकूमत जाकर शाही महल में घुसा जाए। इसने सोचा कि इससे इसकी हैसियत दूसरे चोरों में बढ़ जाएगी। ये सोचकर वो दारुल खिलाफा आया। अब मसला ये था कि महल कैसे चढ़ा जाए। वहाँ 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते थे। उसने बहुत दिन कोशिश की लेकिन वो महल में न घुस सका। इसने देखा कि हर 1 घंटे बाद घंटी बजती है। चोर के दिमाग में ख्याल आया। चोर रात के वक्त लोहे की कुछ कीले और हथौड़ा लेकर महल में पहुंचा और जैसे ही घंटी बजी इसने दीवार पर कील मार दी, जिसकी वजह से घंटी की आवाज से कील की आवाज डूब जाती और किसी को खबर तक ना होती। इस तरह इसने 12 कीलें मारी। इन कीलों की मदद से वो महल में दाखिल हुआ और हीरे जवाहरात चुरा कर भाग गया। अगले दिन जब बादशाह को चोरी का इल्म हुआ तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि इतनी हिफाजत के बावजूद कोई कैसे महल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है। बादशाह ने शहर में सिपाहियों की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया और कहा कि अगर कोई शख्स रात को घूमता हुआ नजर आए तो इसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत में लाने के वक्त चोर भी लोगों में मौजूद था। इसने होशियारी से पता चलाया कि इस काम के लिए किन फौजियों का इंतखाब किया गया है। इसने सिपाहियों के घर का सुराग लगाया और बाबे के बेस में इनके घर पहुंचा। इसने देखा कि वहां पर तमाम सिपाहियों की बीवियां चाहती हैं कि उनके शोहर ही चोर को पकड़े। इसका फायदा उठाते हुए इसने तमाम बीवियों से कहा कि तुम्हारे शोहर रात भर चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस दौरान चोर आपके शोहरों के बेस में घर में दाखिल होने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि अगर वो आपके शोहर की तरह लगे तो तब भी उसका यकीन न करना। इसने उनसे कहा कि अगर वो तुम्हारे घर में आने की कोशिश करे तो उन पर गर्म अंगारे फेंक देना। इसकी वजह से चोर जख्मी होकर पकड़ा जाएगा। ये सब कुछ सुनकर सिपाहियों की बीवियां मान गईं। इसके साथ ही सिपाही रात भर गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सारे सिपाही चोर को ढूंढ कर थक गए थे। तमाम सिपाहियों ने सोचा कि अब घर जाकर दरवाजा खड़काया तो जो सिपाही थे उनकी बीवियों को शक होने लगा कि ये वही चोर है जो भेष बदल के आया है। बाबा ने सच ही कहा था। तो उन्होंने अपने शोहरों पर गर्मा गर्म जलते हुए कोले फेंक दिए, जिसकी वजह से उनके शोहर जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अगले दिन बादशाह को सारी बात मालूम हुई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। इसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जल्द अज जल्द चोर को पकड़कर इसके सामने पेश करें। सिपाहियों ने शहर की हिफाजत शुरू कर दी। इस दौरान सिपाहियों ने एक नौजवान को आते देखा। सिपाहियों ने इससे पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने कहा, मैं चोर हूँ। पुलिस वालों को यकीन नहीं आ रहा था। इस तरह से कोई अपने आप को चोर कैसे कह सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद नौजवान हमारे साथ मजाक कर रहा है। सिपाहियों ने चोर से कहा कि अगर तुम सच में चोर हो तो आओ हमारे साथ, तुम्हें जेल में डालने का हुक्म दिया गया है। चोर सिपाहियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सिपाही चोर को लेकर एक कमरे में चले गए, जिसे देखकर चोर ने कहा, इसे तो कोई भी खोल सकता है। सिपाहियों ने कहा, नहीं, इसे कोई भी नहीं खोल सकता। चोर ने सिपाहियों से कहा कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे खोलना है। सिपाही मान गए और जैसे ही वो जेल के अंदर दाखिल हुए तो चोर ने बाहर से ताला लगा दिया और जोर जोर से हंसने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं चोर हूँ और तुम नहीं माने। सिपाही पूरी रात जेल में रहे और जब इन्हें सुबह दूसरे सिपाहियों की मदद से जेल से बाहर निकाला गया तो इन्होंने सारी बात जाकर बादशाह को बताई। बादशाह सारा माजरा सुनकर हक्का बक्का रह गया। अब बादशाह ने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। जब रात हुई तो बादशाह ने चोर को पकड़ने के लिए खुद शहर में घूमना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर बाबे का रूप धार कर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। गश्त के दौरान बादशाह शहर में इधर उधर भाग रहा था। इसने दरख्त के नीचे एक साधु को बैठा हुआ देखा। इसने बाबे के पास आकर बाबे से कहा, क्या तुमने यहाँ से किसी इंसान को गुजरते हुए देखा है? बाबे के भेष में चोर ने बादशाह
سے کہا کہ میں چلا کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں سے کسی کو بھی گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دوران بادشاہ کو ایک خیال آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سادھو بن کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نظر رکھے گا اور سادھو یعنی چور کو اپنے کپڑے پہنائے گا تاکہ وہ شہر میں گھوم سکے۔ پہلے تو چور اس پر راضی نہیں ہوا، لیکن کافی بحث کے بعد وہ بادشاہ کا لباس پہننے پر راضی ہو گیا۔ بادشاہ چور کے کپڑے پہن کر سادھو کے بھیس میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، جبکہ چور بادشاہ کا لباس پہن کر محل میں جا کر سکون سے سو گیا۔ جب ساری رات گزر گئی، صبح 4 بجے کے قریب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بابا اب بھی واپسی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس راستے سے کسی اجنبی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اس نے محل واپسی جانے کا فیصلہ کیا۔ جب بادشاہ محل کے دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے سوچا کہ بادشاہ تو پہلے ہی محل میں موجود ہے، یقیناً کوئی بے روپیہ اور دھوکے باز ہے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو جھوٹا سمجھا اور جیل میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک منتری نے بادشاہ کو پہچانا اور جیل سے باہر نکالا۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ جب بادشاہ محل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چور پوری رات اس کے بستر پر سوتا رہا اور صبح ہوتے ہی بادشاہ کے کپڑے پہن کر محل سے فرار ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر چور اس کے سامنے پیش ہوا تو اسے بخش دیا جائے گا، اس کے علاوہ اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ اعلان سن کر وہاں بھیڑ میں سے چور باہر نکلا اور کہا کہ میں چور ہوں۔ ثبوت کے طور پر چور نے بادشاہ کو وہ لباس دکھایا جو وہ پہن کر محل سے فرار ہوا تھا۔ اس نے چوری کی تمام چیزیں لوگوں کو واپسی کر دی۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق چور کو معاف کر دیا اور اسے تحفے میں ایک گاؤں دیا، اور بادشاہ نے ساتھ ہی چور سے وعدہ بھی لیا کہ وہ آئندہ کے بعد چوری نہیں کرے گا۔ اس طرح سے چور نے اپنی چالاکی سے خود کو ثابت کیا اور خوشی سے رہنے لگا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انسان میں سمجھداری اور ذہانت ہو تو وہ اپنے آپ کو مشکل حالاتوں میں بھی ثابت کر سکتا ہے۔